तो हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड आप सबसे फिर मुलाकात कर रहे हैं एबीसी एनालिसिस के बाद। आज जो मुलाकात कर रहे हैं वो कर रहे हैं एलएमआर ऑफ ईसीआईपीएल। उम्मीद है आपके पेपर्स बहुत अच्छे जा रहे होंगे। सो इसी एक पर्पस को कंप्लीट करने के लिए फिर आपसे मुलाकात करें कुछ लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। पढ़ाई अब सबने बहुत अच्छी कर ली है, लेकिन आपको लास्ट पॉइंट पर कौन कौन से टॉपिक्स, लास्ट जो आपसे बात हुई थी एबीसी एनालिसिस में वो चैप्टर्स की हुई थी, लेकिन आज जो बात होगी वो उन चैप्टर्स में से भी आपको कौन से टॉपिक को बहुत अच्छे से ध्यान देना है। हमने पढ़ा तो सब कुछ है, लेकिन हमको उन टॉपिक्स को ध्यान देना है जो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और जिनका एक पैटर्न चलता हुआ आ रहा है। पढ़ाई आप सबने बहुत अच्छी करी है, बट इन टॉपिक्स को मुझे लगता है अगर आप ध्यान देते हैं तो आप एग्जामिशन और उससे ज्यादा भी स्कोर कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम मैं सीधे आपको लेकर चलता हूं LMR last minute revision of ECIPL CS Executive for the December attempt 2025। बच्चों थोड़ा सा चेंज करेंगे इस बार पैटर्न को। हम लोग चैप्टर 1 से शुरुआत नहीं करेंगे, हम लोग जो चैप्टर शुरुआत करेंगे वो पार्ट बी से करेंगे, क्योंकि आपको भी पता है सर पार्ट बी में चैप्टर्स आपके कम है लेकिन उनका वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है। तो इस बार जो आपसे मैं मुलाकात कर रहा हूं वो कर रहा हूं सबसे पहले चैप्टर नंबर 15 विच इज कॉल्ड IPR इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पर। सर सबसे फर्स्ट जो चैप्टर है वो थोड़ा सा इजी है और मैं समझता हूं उस पर अगर आप कम भी ध्यान देते हैं तो चलेगा, क्योंकि उसके बाद जो स्पेसिफिक लॉज हैं विच इज कॉल्ड पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, डिजाइन, इन सब पे ज्यादा ध्यान दे तो दिया जाए। इस चैप्टर को जब आप ध्यान देंगे, क्योंकि चैप्टर को आप फर्स्ट करिएगा। कई बार ऐसा बोला जाता है सर हम हैवी चैप्टर्स कर लें, बट मैं आपको अपने पर्सनल एंड पे सजेस्ट करना चाहूंगा आप पहले लाइटर वाले चैप्टर्स करिए, क्योंकि आप इसको पेपर देकर आए हैं। अगर आप ग्रुप 1 ग्रुप 2 साथ में दे रहे हैं, बट अगर आप ग्रुप 2 के लिए कर रहे हैं तो फिर आपके लिए थोड़ा सा टाइम बच भी जाए, बट आप लाइटर चैप्टर ज्यादा करिए। जैसे अगर हम खाना भी खाते हैं सो हम हैवी वाले को सबसे एंड पे रखते हैं, स्टार्टिंग हम स्टार्टर से करते हैं, सैलेड से करते हैं या पापड़ चाट से करते हैं, फिर हम मेन कोर्स पे जाते हैं, फिर डेजर्ट पे जाते हैं। तो थोड़ा सा कई बार कुछ लाइटर नोट पे चैप्टर्स हो जाते हैं तो एक अंदर से कॉन्फिडेंस आ जाता है। इससे सर चैप्टर 15 जो IPR है, जो इंट्रोडक्शन है, हम उस पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला इस चैप्टर में आपको ध्यान रखना है व्हाट इज मीन बाय द इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी। इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी किसको कहा जाए, इसके अंदर बहुत सारे आपके प्रोविजंस हैं। सर ये सारी चीजें इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में है, उसकी डेफिनेशन और डेफिनेशन की हम यहाँ पर बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी में क्या क्या इंक्लूजन्स हैं, किस किस को माना जाता है। सो हम यहाँ पे इंक्लूजन्स की बात करेंगे। इसके बाद विच इज कॉल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन या ट्रिप्स की बात करेंगे, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो एग्रीमेंट हुए हैं वो WIPO जो एक वर्ल्ड लेवल पर या ओवरऑल मैक्रो लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, या ट्रिप्स की बात करेंगे। ट्रेड सीक्रेट्स किसको जाए कहा जाए, क्योंकि चैप्टर इंट्रो वाला चैप्टर है, इस पे ज्यादा आपको ध्यान देना नहीं है और ज्यादा समय भी नहीं देना है। लास्ट टू लास्ट 15 मिनट्स एंड 20 मिनट्स, क्योंकि आपके पास करने के लिए बहुत सारे और थोड़े से हेवी चैप्टर्स हैं। नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं विच इज कॉल्ड पेटेंट। पेटेंट में आपको ध्यान रखना है which all are the patent and which are not inventions। मैंने जो लास्ट ईयर के ट्रेंड देखे उसमें सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है what are not invention, जो पब्लिकली नोन है, जो लोगों को बहुत इजी लगता है, which are not inventions, इसकी बात करेंगे। सेकेंड जो आपसे बात करते हैं which is the criteria, क्या क्राइटेरिया है अगर आपको किसी चीज पेटेंट का रजिस्ट्रेशन करवाना है तो आपको कौन सी कंडीशंस को फॉलो करना है, इसको आपको ध्यान देना है। द थर्ड इज क्या फॉर्म होगा एप्लीकेशन का, क्या प्रोविजनल और कंप्लीट स्पेसिफिकेशन होंगे, कितने मंथ्स का गैप होता है विच इज कॉल्ड द 18 मंथ्स। प्रोविजनल जब से आपने किया कितने मंथ्स में कंप्लीट होना चाहिए, तो वो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, मतलब जब मैंने शुरू किया तब मैं कुछ इनिशियल बेसिस पे स्पेसिफिकेशन दूं, वो प्रोविजनल स्पेसिफिकेशंस, और उसको कंप्लीट होने के बाद भी दिया जाए। सर आप स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या देंगे, नेम, प्रोसेस, ईच एंड एवरीथिंग हमने बहुत पढ़ी है। क्योंकि मैं थोड़ा सा आज स्पीड में, मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड जाऊंगा, बट मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि आपका ये टॉपिक्स पढ़ने में या समझने में मेरा वीडियो में समय ना लगे। आप एक शॉर्ट से स्पैन ऑफ टाइम में ये वाला वीडियो देख लें, ये मेरा पर्पस है, और अपने पढ़ाई पर ज्यादा फोकस्ड होके कर पाए। सो विच इज कॉल्ड द कंटेंट ऑफ स्पेसिफिकेशन, क्या कंटेंट होने चाहिए स्पेसिफिकेशन के अंदर। कंट्रोलर की पावर क्या है, जो बहुत कॉमन सी पावर है, इसको तो आप जनरली एक रीडिंग भी देंगे तो भी चलेगा, ठीक है। व्हाट इज कॉल्ड द पोटेंशियल इन्फ्रिंजमेंट, अगर हमें ऐसा कुछ लगता है तो हम उस चीज को इन्फ्रिंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कंपलसरी लाइसेंस, अगर सर किसी चीज को आप कंट्रोलर ऑथोराइज करता है उस चीज को यूज करने के लिए, तो वहां पर क्या है, कंपलसरी लाइसेंस अवेलेबल है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ग्राउंड्स फॉर
रेवोकेशन ऑफ पेटेंट, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं जिसमें हम पेटेंट को रिवोक कर सकते हैं, व्हाट इज रेवोकेशन विच कैन बी टेकन बैक, जिसको वापस लिया जा सकता है। सब्सटीट्यूशन ऑफ एप्लीकेंट, पहले मैं अकेला था, अब मेरे साथ मेरा एक जॉइंट एप्लीकेंट भी करना चाहता है, सो आप वो भी कर सकते हैं। किस केस में आप उसको अपोजिशन करेंगे। अच्छा, बीच में एक और पॉइंट बोलना चाहूंगा, जितने कॉमन लॉज है ना, जैसे पेटेंट, कॉपीराइट, इनको आप जब एक एक के बाद एक लर्न करेंगे ना, मैं समझता हूं बच्चों इन सबका पैटर्न एक ही है, एक ही है। इसमें बस थोड़े बहुत अलग अलग प्रोविजंस हैं, अलग अलग सेक्शंस है, बाकी लगभग अगर देखा जाए तो इन सबका फ्रेमवर्क, इन सबकी प्रोसेस, अपोजिशन, इसको पुश में देना, वो सब कुछ सेम है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं, टर्म ऑफ पेटेंट, कितने समय के लिए पेटेंट किया जा सकता है, कब वो लैप्स होगा और कब उसको रिस्टोर किया जाएगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, एप्लीकेशन फॉर द ग्रांट ऑफ पेटेंट आउटसाइड इंडिया, अगर मुझे आउटसाइड इंडिया के लिए अगर एप्लीकेशन करना है तो किस केस में किया जाए। वेयर द इन्वेंशन मेड इन इंडिया, अगर मैं यहां पर बना रहा हूं और मुझे बाहर उसका प्रोटेक्शन चाहिए तो मैं कितने समय में कर सकता हूं। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ा जाए, ये आपका पेटेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज कॉल्ड द ट्रेडमार्क। वेल नोन ट्रेडमार्क किसे कहा जाए, जो बहुत पब्लिकली में, भले वो रजिस्टर्ड नहीं है बट वो वेल नोन है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेडमार्क दैट मे बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, कौन कौन से ऐसे ट्रेडमार्क्स हैं जिनको इंडिया में रजिस्टर्ड किया जाता। इसके बाद ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन क्या है, मैं सच बता रहा हूं, इसको जो अप्लाई करने की प्रोसेस है लगभग वो पेटेंट और कॉपीराइट इन सबसे मिलती जुलती है। कितने टाइप के ट्रेडमार्क हैं जिनको रजिस्टर्ड नहीं किया जा सकता, हमने क्लास में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, इस टॉपिक को भी आप बहुत अच्छे से देखेंगे। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क, कौन कौन से रजिस्टर्ड है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, आप उसको इन्फ्रिंज कर सकते हैं। ये टॉपिक, जब आप ये मेरे टॉपिक्स वाला वीडियो देख रहे हैं तो मेरा आपसे पर्सनल सजेशन, अपनी मॉड्यूल या आपके जो आपको नोट्स मिले थे वो नोट्स को सामने रखिए और फटाफट उसको एक स्टार मार्क करते जाइए कि जब आप, अभी तो आप मेरे वीडियो के साथ साथ पढ़ नहीं पाएंगे, सो बाद में जब आप इसको पढ़ने के लिए जाएंगे तो आप क्या करेंगे, अगर आपको वो स्टार मार्क रहेगा, अदरवाइज वापस आपको बुक खोल के या मॉड्यूल खोल के जो भी नोट्स आप जिससे पढ़े हैं वापस आपको खोलना पड़ेगा। सो बेहतर है जब आप वीडियो देख रहे हैं जिस भी टाइम पर आप उसको स्टार मार्क या कुछ ऐसा मार्क करते जाएं, हाईलाइट करते जाएं, ताकि जैसे मैंने जो चैप्टर बोला वो चैप्टर निकाला और फटाफट से मेरे वीडियो सामने लगाया और उन टॉपिक्स को कवर कर दिया। मैं परमिशन लेकर अगर पॉसिबल हुआ तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये वाली पीडीएफ को मैं पोस्ट करवा दूंगा, सो दैट आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, व्हेन डज अ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इज कंसिडर्ड नॉट इनफ्रिंज, जब कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है जिसको इनफ्रिंज नहीं कंसिडर किया जाए। पासिंग ऑफ, ये प्रोविजंस आपने पढ़ा है, आप किसी को पास ऑफ करेंगे। असाइनमेंट और ट्रांसमिट, किसी को आपने अपना ट्रेडमार्क था, आपने उसके यूज करने के लिए दिया है, एक तरीके से इसमें लाइसेंस के प्रोविजंस भी आएंगे। कौन कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं जो आप रिफ्यूज कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और ट्रेडमार्क एग्जैक्टली क्या होता है। मैं कॉपीराइट की बात करता हूं, कॉपीराइट तो हमारा फेवरेट टॉपिक रहा है और हमने कॉपीराइट में बहुत मजे करे। कॉपीराइट का एडॉप्शन किसको किया जाए और इसमें ऑथर कौन होता है। एडॉप्शन का मतलब होता है बेटा, जब उसको वो क्या करेगा, उसको वो प्रैक्टिकलिटी में लाता है। प्रैक्टिकलिटी, जैसे मैंने उस चीज का कॉपीराइट बोल दिया, बट उस चीज को प्रैक्टिकलिटी में लाना, उसको प्रैक्टिकली पॉसिबल करना इज द एडॉप्शन, मतलब उसको रियल लाइफ में एग्जिस्ट कराना। एक्सक्लूसिव राइट कौन कौन से मिलते हैं, इन्फ्रिंज मतलब आप किसी को रोक सकते हैं, किसी कोई आपकी चीज को कॉपी ना करे। जनरली हम लोग जब कॉपीराइट अपनी बुक्स भी पब्लिश करते हैं, सो हम आगे उसमें कॉपीराइट का एक डिस्क्लेमर करते हैं। इवन आपके पास भी जो बुक होगी उसमें आप जरूर इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे। सेक्शन 14, यस सेक्शन 14, राइट विद वेरियस कॉपीराइट ओनर। सेक्शन 14 आपका इंपॉर्टेंट है। कंपल्सरी लाइसेंस, उसके बाद लैप्स ऑफ असाइनमेंट, जब भी मैंने असाइन किया उसका लैप्स कब होगा, टर्मिनेट कब कर दिया जाएगा। सी लैप्स मतलब नेचुरल प्रोसेस से होना, टर्मिनेट करने का मतलब होता है कि ऐसी कोई आपने कंडीशन को फुलफिल नहीं किया जो मुझे चाहिए थी, मैंने उसको हटा दिया, इज दी टर्मिनेशन। कॉपीराइट की एक सोसाइटी है, सारे ऑथर्स ने मिलकर एक सोसाइटी बना के रखी है, जिसमें क्या होता है इजीली आप कर पाते हैं कि जो मैं कॉपीराइट के लिए प्रोसेस कर रहा हूं वो कॉपीराइट क्या है यहाँ पर अलाउ नहीं किया जाएगा। जनरली ऑथर्स की सोसाइटी होती है। इसको एक नॉर्मल रीडिंग देंगे। इन्फ्रिंजमेंट और कॉपी, इन्फ्रिंजमेंट एंड एक्सेप्शंस, कब किस किस केस में इन्फ्रिंज किया जाए और कब उसके एक्सेप्शंस होते हैं। कॉपीराइट का रजिस्ट्रेशन, इवन ये लाइफ ऑफ द ऑथर पर चलता है, क्या क्या एक्सक्लूसिव राइट दिए गए परफॉर्मर को, क्या प्रोसेस है
कॉपीराइट के रजिस्ट्रेशन के लिए। पूरी प्रोसेस हमने बहुत अच्छे से पढ़ी है सर, आपको पहले देना पड़ता है प्रोसेस के लिए, फिर रजिस्ट्रेशन होता है, फिर कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो किया जाता है, फिर उसकी पूरी सर्च की जाती है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस हमने बहुत अच्छे से करी है। किस केस में रिवोक कर दिया जाएगा, मैंने कहा ना, रेवोकेशन, टर्मिनेशन, लाइसेंस, असाइनमेंट, ये तीनों चारों में क्या होगा, कॉमन है। तो मैं समझता हूं अगर आप इनको सीरीज में पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ब्रॉडकास्ट के रिप्रोडक्शन के कुछ राइट्स हैं कि आप जब भी कोई चीज ब्रॉडकास्ट करते हैं तो उसकी रिप्रोडक्शन के कितने राइट्स हैं, मैं समझता हूं इसको 60 इयर्स तक एक्सटेंड कर दिया गया है। कॉपीराइट के और भी कुछ हैं, ये कॉपीराइट में भी रिपीटेड हो गया है, ठीक है। विल मूव टू द नेक्स्ट विच इज कॉल्ड द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल जो चीज हमने पढ़ा है, पश्मीना की शॉल्स है, इवन आपकी बनारसी की साड़ी है, ये सारी चीजें, नागपुर के ऑरेंजेस हैं, ये सारी चीजें बेटा क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है और कब आप उसको प्रोहिबिट करते हैं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या है, अगेन रजिस्ट्रेशन, पेनल्टी क्या है, और फॉल्सिफाइंग ज्योग्राफिकल ऑलरेडी था, मैं इसको फॉल्स कर रहा हूं, मैं ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा हूं दैट आई हैव टेकन द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन राइट्स फ्रॉम द अथॉरिटीज, बट मैं ऐसा प्रेजेंट कर रहा हूं, दैट इज फॉल्सिफाइंग ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज द लास्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड द डिजाइन एक्ट 2000। पहला, डिजाइन की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस क्या होगी, प्रोपराइटर कौन होगा डिजाइन का, और प्रोहिबिशन क्या होंगे। मैंने कहा ना, प्रोहिबिशन, रेस्ट्रिक्शंस, विड्रॉल, टर्मिनेशन, असाइनमेंट, लाइसेंस, ये सारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में बेटा कॉमन है। आप इनको मेरी रिक्वेस्ट पर एक साथ पढ़िएगा, ठीक है। कैन डिजाइन बी रजिस्टर्ड ओनली इन पर्टिकुलर क्लास, हाँ, हर एक का डिजाइन का एक पर्टिकुलर क्लास होता है, मे बी इट इज कॉम्बिनेशन, मे बी इट इज कलर कॉम्बिनेशन, डिजाइन, पैटर्न। सेक्शन 8 जिसको आप सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, ऑलरेडी आपका था, आप उसको क्या कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट विद सम मोर डिजाइन, जैसे अभी महिंद्रा कंपनी ने करा है, महिंद्रा ने अपने डिजाइन, इवन किया कंपनी ने भी चेंज किया, इवन टाटा ने भी चेंज किया, इन सब ने अपना जो डिजाइन लोगो था वो चेंज किया, डिजाइन एक्ट। कॉपीराइट क्या लगेगा रजिस्ट्रेशन पर, और डिजाइन, कैन अ डिजाइन रजिस्ट्रेशन बी कैंसिल, कैन इट बी एक्सटेंडेड, क्या उसको एक्सटेंड किया जा सकता है। सो इसी के साथ आपका 40 मार्क्स के LMR लास्ट मिनट रिवीजन टॉपिक्स होते हैं खत्म। हम चलते हैं सीधे विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, विल मूव टू द चैप्टर नंबर 1 ऑफ पार्ट ए which consist of 60 मार्क्स। और सबसे डराने वाला और सबसे खौफनाक इज कॉल्ड फेमा, बट अभी फेमा वैसा रहा नहीं डराने वाला। आई स्टिल रिमेंबर माई एग्जीक्यूटिव क्लासेस, और जब मैं CS एग्जीक्यूटिव में था मुझे जो सबसे ज्यादा डर लगता था वो फेमा से लगता था, है तो ये भी माँ, तो डर तो इससे भी लगता था, विच इज कॉल्ड फेमा, ठीक है। चलिए, सो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शंस विच इज इन सेक्शन 5। सेक्शन 5 के अंदर करंट अकाउंट और कैपिटल आप किसको कहेंगे, जनरली एक केस बेस्ड क्वेश्चन आता है जिसमें यू हैव टू क्लासिफाई विच ऑल आर करंट, विच ऑल आर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शंस। सर, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सिचुएशन फॉर विच विड्रॉल ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड। ऐसी कोई सिचुएशन जिसमें फॉरेन एक्सचेंज की जो आप विड्रॉ करना चाहते हैं विच इज प्रोहिबिटेड, जो प्रोहिबिट किया जाए। नेक्स्ट, LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, इनके कौन कौन से ट्रांजेक्शंस होते हैं, मैं आपको समझता हूं। आपको US डॉलर वहां पे लिमिट दी गई है, दैट इज 250। तो बेटा ऐसे कई LRS के ट्रांजेक्शंस हैं, आपको यहां तक परमिसिबल लिमिट है, उसके बाद आपको क्या करना लेता है, उसको परमिशन लेनी पड़ती है। सो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसके कुछ ट्रांजेक्शंस हैं, और इनकी जो लिमिट्स है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन से सेम है, इनकी जो लिमिट्स है वो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन से मिलती जुलती है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सरेंडर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कैसे हम इसको सरेंडर करेंगे, कैसे अगर फॉरेन एक्सचेंज आपको इन केस अगर आ जाता है, सो इन विच केसेस आपको उसको क्या करना पड़ेगा, सरेंडर करना पड़ेगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, रेमिटेंस। मैं इसको इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आपका एग्जाम टाइम है, एग्जाम टाइम क्रूशियल टाइम होता है, सो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर प्रोविजंस ना बताकर मैं स्टिक हो रहा हूं अपने टॉपिक पर, क्योंकि आपका टाइम मुझसे भी, मेरे टाइम से भी ज्यादा इस समय पर वैल्यूएबल है। आप इसको उस टाइम वॉच कर रहे हैं जब आपकी एग्जाम है, सो मेरी कोशिश है कि मैं आपको कम टाइम में अच्छे से अच्छा टॉपिक और सारे टॉपिक्स को कवर करूं, सो दैट आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाए, ठीक है। इसके बाद रेमिटेंस बाय इंडिविजुअल नॉट बीइंग NRI या PIO, ठीक है, कोई NRI नॉन रेसिडेंट इंडियन नहीं है, और आगे
पीआईओ नहीं है। वाइंडिंग अप प्रोसीड्स ऑफ ब्रांच ऑफिस, अगर आप आपका वाइंडिंग अप कर रहे हैं कोई ब्रांच ऑफिस जो किसी और कंट्री में हमने पढ़ा था, तो उसकी जो जितना भी उसका रेम्यूनरेशन या जितना भी उसका प्रोसीडिंग्स आएगा, द करेक्ट वर्ड इज प्रोसीडिंग्स, आप उसको वहां पर बेच पाएंगे या नहीं बेच पाएंगे, प्रोसीडिंग्स की आपसे बात होगी। पोजीशन और रिटेंशन, कब आप पोजेस कर सकते हैं, कब आप उसको रिटेन कर सकते हैं, और गवर्नमेंट के द्वारा भी इनका रिटेंशन किया जा सकता है। एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, कब आप एक्वायर करेंगे और कैसे आप उसको ट्रांसफर करेंगे, इसके भी प्रोविजंस हैं। बच्चों पहले आपको याद रखना है कि पहले आपको पार्ट बी कंप्लीट करना है, जो बहुत कम चैप्टर्स में 40 मार्क्स का है, ताकि आप एक सेफ जोन में आ जाएं, आपका एक ग्रुप निकलने का हो जाए। इसके बाद हमें लड़ाई किसकी लड़नी है, 60 और फिर उसके आगे की लड़ाई। ऑथराइज पर्सन कौन है और इनकी डेफिनेशन सेक्शन 2 में आएगी। फंक्शंस क्या है आरबीआई के, अगेन इजी। कंपाउंडिंग के रूल्स, इसमें अमेंडमेंट्स आया है, इसमें क्या है बच्चों, अमेंडमेंट्स, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम इसी के आगे बढ़ेंगे। एक्विजिशन ये तो मैंने बता दिया, सेम आई सपोज रिपीट हो गया है। एक्विजिशन ये बता दिया, ऑथराइज आरबीआई, कंपाउंडिंग सेम है, कोई अलग नहीं है। उसको मे बी टाइपिस्ट से थोड़ा सा वो वापस से रिपीट हो गया, बट एफएमआ में उतना ही है। मैंने उसको कहा था एटलीस्ट एक पेज के अंदर सारे आ जाएं, सो वो बच्चों के लिए ज्यादा इजी है, बट जिसमें बहुत टॉपिक्स हो रहे थे तो उसको करने के लिए तो मे भी हो गई होगी गलती, कोई बात नहीं। चैप्टर 2 की तरफ बढ़ते हैं, विच इज कॉल्ड एफडीआई, आपका सबसे खतरनाक और डरावना चैप्टर, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बट थोड़ा सा बड़ा भी, इसका जो एक्सपेक्टेड वेटेज है बच्चों वो 5 मार्क्स का है। किसका है, 5 मार्क्स। एफडीआई स्टार्टअप में कितना लगता है, एलिजिबल इन्वेस्टर्स कौन है, उनकी एक पूरी लिस्ट दी गई है। इन्वेस्टमेंट आप एलएलबी में कब कर सकते हैं। इसके बाद केसेस जिसमें आपको फ्रेश अप्रूवल नहीं लेनी है, ऐसी कोई अप्रूवल जिसके लिए, ऐसी कोई चीज जिसके लिए आप ऑलरेडी अप्रूवल ले चुके हैं, उनके लिए फ्रेश अप्रूवल जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई गाइडलाइन जो ई कॉमर्स जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इनके लिए गाइडलाइंस दिए, इसको हमने बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के तौर पे आपकी क्लासेस में बच्चों पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा, ऐसे कोई 5 सेक्टर, लिस्ट एनी 5 सेक्टर जिसमें 100% ऑटोमेटिक। सर मुझे याद आ रहे हैं वो बहुत सारे, करीबन मैं समझता हूँ 20 एक पेजेस हैं जिसमें आपको सेक्टर लिखा हुआ है और उस पे आपको 100% ऑटोमेटिक रूट है, किसी में 75% है, किसी में 50% और 50% की परमिसेबल लिमिट है। मतलब वो पेजेस तो 20, मैं ऐसा समझता हूँ इनको आप लास्ट में देखिएगा, लास्ट, क्योंकि आपको पहले सेफ जोन में ज्यादा जाना है, सेफ जोन के बाद आप आगे बढ़ेंगे। गाइडलाइंस क्या है अगर आपका सिंगल ब्रांड है, और गाइडलाइंस क्या है अगर आपका मल्टीपल ब्रांड है। इंश्योरेंस कंपनी क्या होती है और उसकी कंडीशंस क्या है, यहाँ पे इंश्योरेंस के लिए भी आया है, ईस्टॉक के इश्यू करने के लिए, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, इसके इश्यू के लिए। प्रोसीजर टू एस्टैब्लिश बीओ ब्रांच ऑफिस, एलओ लाइसेंस ऑफिस, पीओ एंड ट्रांसफर ऑफ एसेट। डाउनस्ट्रीम इन्वेस्टमेंट क्या है, जिसमें आप आपकी ब्रांचेस और इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट बाय द एनआरआई ऑन रिपैट्रिएशन बेसिस, जब आप उसको रिपेट्रिएट करते हैं, विच कैन बी टेकन बैक टू द ओरिजिनल कंट्री। प्लेज ऑफ द शेयर्स, कब आप इसको मूवेबल प्रॉपर्टी को क्या कर सकते हैं, एज अ लोन के फॉर्म में सिक्योरिटी रख सकते हैं, जिसमें प्लेज किया जाता है। शेयर्स सेक्टर्स ऐसे हैं जिसमें एफडीआई परमिटेड नहीं है, यू कैन नॉट टेक और यू कैन नॉट एक्सेप्ट द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन सर्टन सेक्टर, जिसको हम प्रोहिबिटेड सेक्टर्स बोलते हैं। कौन से सेक्टर्स बेटा, प्रोहिबिटेड सेक्टर्स। चलो बच्चों आगे बढ़े। इसके बाद बच्चों हम लोग जो बढ़ेंगे ओडीआई। सर वापस से जो चैप्टर है ना थोड़ा सा वो पड़ता है, कोई बात नहीं। ओडीआई दैट इज ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और ओपीआई इनको आपको पढ़ना है। व्हाट इज जब आ रहा है तब आप उसको डेफिनेशंस, और डेफिनेशंस कौन सी वाली, इंक्लूजन्स वाली। व्हाट कैन बी which all transaction can be considered as that overseas direct investment। क्या प्रोसीजर है ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का, ओवरसीज नाम ही बता रहा है ओवरसीज। जनरली इसमें और फेमा के भी कुछ प्रोविजंस लगते हैं। परमिसेबल लिमिट 400% ऑफ नेटवर्थ और 1 बिलियन, ठीक है। रिस्ट्रक्चरिंग आप इसकी कब करेंगे, रीस्ट्रक्चर कब कर पाएंगे। कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया पर हैं, कुछ ऐसे ऑब्लिगेशंस फिक्स लगते हैं बच्चों, ठीक है। मैनर क्या है, आप कैसे ओडीआई और ओडीआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में कर सकते हैं। कंडीशंस हमने पढ़ी भी हैं, कंडीशन प्रोप्राइटरी के लिए अलग है, पार्टनरशिप के लिए अलग है, और भी जो कंसर्न्स हैं कंपनी एलएलपी, ये सब के लिए अलग अलग है। कुछ कॉमन है और कुछ चीजें अलग हैं। रेस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओडीआई, कई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं बच्चों जो
ओडीआई पर लगा दिए गए। मैंने बोला ना कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशंस है। सर व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन रेस्ट्रिक्शंस और प्रोहिबिशन? प्रोहिबिशन मतलब कंप्लीट नो। रेस्ट्रिक्शंस का मतलब होता है तो उसमें भी नो, बट इन सर्टन सिचुएशन, मतलब कुछ कंडीशंस को फॉलो करते हैं तो एक्सेप्टेबल है, नहीं करते तो रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्विजिशन और ट्रांसफर ऑफ, ये टेंथ नहीं आना चाहिए, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शंस हैं जो इमूवेबल प्रॉपर्टी के एक्विजिशन या एक्वायर जब आप कर रहे हैं, या जब आप उसको क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं सर एफटीपी, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, अगेन ह्यूज एंड अ बिग चैप्टर। सर एफटीपी की कुछ हाईलाइट, ये एक्चुअली कोई एक्ट नहीं है, ये एक्चुअल में पॉलिसी है, तो ये थोड़ा सा आपको इजी भी पड़ेगा। आई डू एक्सेप्ट दैट कि ये वन ऑफ द लेंथीएस्ट चैप्टर है ईसीआईपीएल का, बट आपको करना है, इसलिए मैंने आपको पहले 40 मार्क्स सिक्योर वाले कराए, फिर मैं मूव करता हूँ 60 इज फॉर हाई जंप, एक सेफ पॉइंट आने के लिए इज ऑफ 40 मार्क्स। ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय डीम्ड एक्सपोर्ट? आप किसको मान लेंगे डीम्ड एक्सपोर्ट? इसमें से एक आपको बता देता हूं, अगर कोई सेज एरिया में जाता है तो हम उसको डीम्ड एक्सपोर्ट मान लेते हैं। ठीक है, स्टेटस होल्डर कौन कहलाएगा और उसके प्रिविलेजेस क्या है? कुछ ऐसे आपको कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हैं जिससे आप क्या बन जाते हैं, स्टेटस होल्डर। चलिए, आईई कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोड, और एग्जम्पशंस। प्रिंसिपल्स क्या हैं अगर आप रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं? व्हाट ऑल आर द प्रिंसिपल्स? आपके कुछ सिद्धांत यहाँ पे बताएंगे। स्टेटस होल्डर की कैटेगरी है फॉर ए बी एंड सी, और आपको डबल वेटेज कब मिलेगा। एडवांस ऑथराइजेशन आपने पहले कब ले लिया, ये आप कंप्लीट वाला पढ़िएगा। क्वालिटी की कुछ कंप्लेंट्स हैं और ट्रेड से ट्रेड डिस्प्यूट है, इसको आपको मैंने लिखा भी है। कंप्लीट का मतलब है आपको पूरा टॉपिक पढ़ना है, आपको सिर्फ ऐसे नहीं ऊपर ऊपर से करना है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट विच इज कॉल्ड द सिज एरिया। इसका जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, इसका एक्सपेक्टेड मार्क्स है विच इज कॉल्ड द 5 मार्क्स। मैं कोशिश करूंगा परमिशन लेने के बाद इस यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों में आपको डलवा दूंगा आपका बेसिकली ये वाला पीडीएफ, सो दैट आपको पीडीएफ से भी इसको पढ़ने में आसानी हो जाए। प्रोसीजर फॉर नोटिफाइंग एसईजेड, क्या प्रोसीजर है? आपको किस एरिया को बोलना है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। सस्पेंशन ऑफ लेटर ऑफ अप्रूवल, आपको जो मैंने लेटर ऑफ अप्रूवल स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए दिया था, कब उसका सस्पेंशन किया जा सकता है। डेवलपमेंट कमिश्नर कौन है, इसके फंक्शंस कौन है। पावर ऑफ सीजी टू सुपरसीड अथॉरिटी, सेंट्रल गवर्नमेंट कब बेटा सेस की जो अथॉरिटी है उसको क्या करेगा, सुपरसीड करेगा। बोर्ड ऑफ अप्रूवल जो अप्रूव करते हैं किसके लिए, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के एरिया के लिए, उनकी ड्यूटीज, उनकी पावर्स और उनकी फंक्शंस। मैं आपको सच बताना चाहूंगा, इसको सिर्फ एक नॉर्मल रीडिंग दीजिएगा, नॉर्मल रीडिंग। ठीक है, अप्रूवल कमिटी जो बेसिकली अप्रूव करती है, ये तो बोर्ड ऑफ अप्रूवल है, बट एक इसके अंदर ही क्या है, विच इज कॉल्ड द अप्रूवल कमिटी, जो क्या करती है बेटा, यहां पर एक तरीके से क्या करती है, एक्सेप्ट करवाती है कि हाँ ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन का बेसिकली एरिया होना चाहिए। बिकॉज कोई भी एरिया को आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बोल सकते अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बोर्ड ऑफ अप्रूवल या अप्रूवल कमेटी के सर्टन पैरामीटर्स में फिट बैठता है तो ही वो किया जा सकता है। नेक्स्ट पे बढ़ेंगे, विच इज कॉल्ड एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, विच इज कॉल्ड 2010 फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। सर फॉरेन सोर्सेस कौन कौन से हैं? ठीक है, फॉरेन सोर्सेस के बाद बेटा, इसके बाद फॉरेन सोर्सेस, किस सोर्सेस से आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता सर? नेक्स्ट तो ये आता है, पता है पॉजिटिव से ज्यादा नेगेटिव याद करना शुरू करिए। हु कैन नॉट एक्सेप्ट, हु कैन नॉट बी, which all are not considered, which all are the prohibitions, which are the exceptions, तो ये सारी चीजें पढ़ी। which all are the restrictions, ये सारी पढ़ी। circumstances जहाँ पे एफसीआरए अप्लाई नहीं होता, इसकी स्ट्रिक्ट कंडीशंस है, बट चैप्टर इज बिट इजी, आप इसको जरूर कर सकते हैं। मेरा इस वीडियो के पहले अगर आपने एबीसी एनालिसिस नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए बच्चों, क्योंकि इसमें मैंने बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको ये बता दिया कि एग्जैक्टली मैं कौन से आपको ए कैटेगरी में पढ़ना है। आप इसको वैसे ही पढ़िएगा, मैं तो एक सीरीज फॉलो कर रहा हूँ, बट आप ए कैटेगरी वाले, उसमें मैंने आईपीआर के लॉस के बारे में बात करी, सो आप उसको क्या करिएगा, एक सीरीज में पढ़ेगा, ए वाले टॉपिक्स पहले, बी वाले उसके बाद, और सी फॉर लास्ट। छोड़ के हमें कुछ नहीं जाना है, क्योंकि हमको ईसीआईपीएल को इस बार अच्छे से क्रैक करना है। पावर ऑफ सीजी टू प्रोहिबिट फॉरेन कंट्रीब्यूशंस, कंडीशन कौन कौन सी हैं जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट आप कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मेरा फेवरेट टॉपिक फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। इसके बाद कॉन्फिस्केशन कब होगा और एडजुडिकेशन कब होगा। एंड दिसंबर वालों की तो चांदी,
क्यों सर? क्योंकि सर 4, 9 और 10 चैप्टर तो देखिए, हमने थर्ड ओडीआई करा और हमने उसके बाद फिफ्थ एफटीपी करा। सो हमने बेसिकली जो डिलीटेड टॉपिक थे 4, 9 एंड 10, आप लोग के लिए बहुत एक बेनिफिशियल पॉइंट है बच्चों। तो 4, 9 और 10 ये चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं सर। सरेंडर ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कब बच्चों आप सरेंडर करेंगे? जो भी आपके पास फॉरेन सोर्सेस से फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया है, कब आप उसको सरेंडर करेंगे? प्रोसीजर क्या है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को आप पॉलिटिकल, क्योंकि पॉलिटिकल नेचर को टोटली रिस्ट्रिक्ट है, चुनाव का समय है बच्चों, और ये कि लोग क्या करते हैं, फॉरेन सोर्सेस से एक्सेप्ट करते हैं। सो सर क्या प्रोसीजर है कि इस ऑर्गेनाइजेशन को हम पॉलिटिकल, इवन इसमें तो ये बताया सिर्फ जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है वो तो होगा ही होगा, मैं प्रोविजन से बहुत देर से कंट्रोल कर रहा हूं, बट यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा इवन उससे जो कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे आप सुनते हैं एनएसयूआई है, जैसे आप बजरंग दल सुनते हैं, ये सारी जितने भी, जैसे एबीवीपी है, ये सारी जितनी भी बेटा जिनका एक पॉलिटिकल है, वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं, बट उनका जो बैकग्राउंड है वो पॉलिटिकल नेचर का है, सो उनको भी मना है, आप फॉरेन सोर्सेज से फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आगे बढ़ा जाए बच्चों, मनी लॉन्ड्रिंग विच इज कॉल्ड द पामला प्रोहिबिशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। बच्चे जनरली मुझसे पूछते हैं सर आप हमें मनी लॉन्ड्रिंग की प्रोसेस समझाइए। खैर प्रोसेस मैंने तो नहीं बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर ही है वो। तो पहले हम बेसिकली देखते हैं कि उसको एक्यूमुलेट करते हैं, फिर उसकी लेयरिंग करते हैं, फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी चीजें। मनी लॉन्ड्रिंग क्या है पहले ही क्वेश्चन, और इसकी प्रोसेस क्या है। इसके बाद 3 मेजर ट्रीटीज बता दीजिए। ट्रीटीज हमने देखा था, एफएटीएफ वेरी इंपॉर्टेंट, फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स, इसके जो ट्रीटी है, अलग अलग से कन्वेंशंस है, अलग अलग ट्रीटी है, आप उसको करेंगे। एडजुडिकेशन का है, एक एडजुडिकेट करना, एक उसको प्रॉपरली क्या करना, अगर हमें पता चल जाए कि कोई पर्सन मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है, सो हाउ शुड वी इनिशिएट फॉर द एडजुडिकेशन। नेक्स्ट कौन कौन सी ऐसी रेगुलेटेड एंटिटीज हैं उनकी बात करी गई है। अगर हमें पता चल गया तो हम आपकी प्रॉपर्टी को छोड़ेंगे नहीं, प्रॉपर्टी को भी ले लेंगे, विच इज कॉल्ड द रिटेंशन ऑफ प्रॉपर्टी। नेक्स्ट की बात की जाए रेसिप्रोकल अरेंजमेंट, अगर आप ऐसा करें तो हम उसके नेसेसरी में कुछ रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स भी कर सकते हैं। एफआईयू, ये जो आप इंडिया की ट्रीटी है, आप इसको जरूर पढ़ेंगे। ऑब्लिगेशंस क्या है बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, क्योंकि सबसे पहले इन्फॉर्म करने वाला कौन होता है, बैंक होता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद सर ना 8 के बाद आपने तो सीधे चैप्टर 11 कर दिया जिसके एक्सपेक्टेड 5 मार्क्स है। हाँ बेटा, जो 9 और 10 है वो आपके लिए दिसंबर 25 वालों के लिए डिलीटेड है, आपकी चांदी चांदी। ठीक है, कंपटीशन एक्ट 2002, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बाद। सर सबसे पहले कार्टल्स कौन होते हैं, जो ऐसे ग्रुप जो कंपटीशन और मोनोपोली के लिए बना लेते हैं। इसके बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, किस कमिटी ने इसको इनिशिएट किया, राघवन कमेटी और सच्चर कमेटी। रेलेवेंट मार्केट कौन सा होता है, रेलेवेंट मार्केट, रेलेवेंट ज्योग्राफिक मार्केट और रेलेवेंट प्रोडक्ट, इन तीन को आप पढ़िएगा। इन तीन के फैक्टर्स क्या है, किसको आप रेलेवेंट मार्केट कहेंगे, किसको रेलेवेंट ज्योग्राफिकल मार्केट कहेंगे, ये सारी चीजों के फैक्टर्स हैं, आप इनको जरूर 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 पढ़ें। नेक्स्ट की बात की जाए ए, हमने जो सबसे ज्यादा कोई अगर टॉपिक बच्चों पढ़ा है क्लास में तो वो क्या है, एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट। कोई भी ऐसी चीज जो कंपटीशन पे क्या होती है बेटा, जिसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट जाता है, वो चीज आपके लिए खराब है। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट नहीं होने चाहिए। कितने टाइप के होते हैं, डोमिनेंट पोजीशन सेक्शन 4 की बात करता है कि सर कौन सा पर्सन जो डोमिनेंट पोजीशन को एंजॉय कर रहा है, जैसे ये हमारा किस में हुआ था, रिलायंस के केस में। और ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, इसमें फैक्टर्स आपको इंपॉर्टेंटली पढ़ने हैं। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं बच्चों। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कब आप आपकी डोमिनेंट पोजीशन को अब्यूज करेंगे, जो रिलायंस ने किया था फ्री में करके, उस पर कॉम्पिटिशन एक्ट के प्रोविजंस लगे थे। किस वेज में सर कॉल्यूसिव बिडिंग की जाती है, कॉल्यूसिव मतलब मैंने सबको, जितने ऑक्शनर्स बैठे, जितने ऑक्शंस में बैठे, मैंने उन सबको क्या बोल दिया, कॉल्यूसिव बिडिंग मतलब एक साथ बिडिंग करना, या डिसाइड हो जाना पहले कौन बिडिंग करेगा फिर कौन नहीं करेगा। कॉम्बिनेशन क्या है और उसके रेगुलेशंस क्या हैं, किसको आप कॉम्बिनेशंस कहते हैं, सेक्शन 5 और 6, और उसके रेगुलेशंस क्या हैं। प्रोसीजर क्या है, अगर हमें पता चल जाता है कि सर ये कॉम्बिनेशंस है तो हम किस प्रोसीजर से इसको फॉलो करेंगे। डायरेक्टर जनरल की ड्यूटीज, डिवीजन, इसका पूरा डिवीजन है, असिस्टेंट देन डिवीजन, इसके अलग अलग है। असिस्टेंट कमिश्नर, कमिश्नर, अपीलेट ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल आप किसको अपील करेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा एनक्लैट इसमें आ जाता है, एनक्लैट के भी प्रोविजंस हैं, नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। पेनल्टीज क्या है
बेटा कंपटीशन एडवोकेसी, जब आप मॉड्यूल देखते हैं तो कंपटीशन एडवोकेसी सिखाई जाती है और कंपटीशन का जो फंड होता है उस पर लास्ट में एक पूरा पैराग्राफ है, रीडिंग करेगा। कंपटीशन क्यों जरूरी है, कई बार ऐसे जनरल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जो प्रोविजन से रिलेटेड नहीं है। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के फंक्शंस और उनकी कंपोजिशन और सेटलमेंट प्रोविजन जो अमेंडमेंट आए हैं हमने वो भी इंक्लूड किए हैं। चलो मेरा फेवरेट चैप्टर आता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। सर इसमें तो मैंने क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिए हैं, छोटा सा मैंने आपको यहाँ पे दिया है। इस प्री डिपॉजिट कंडीशन टू फाइल एन अपील मैंडेटरी, मनोहर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस संजीव कुमार शर्मा एंड अदर की केस स्टडी हमने जो बहुत अच्छे से क्लास में कंप्लीट भी करी। प्रोडक्ट की लाइबिलिटी क्या होती है और एक्सेप्शंस क्या है, डायरेक्ट सेलिंग और ई कॉमर्स की एंटिटी। बट इसको बाकी सब्जेक्ट बाकी जो टॉपिक्स हैं उनको एक बार जरूर ऊपर से आप रीडिंग दे, ऐसी मेरी आपसे इच्छा है कि आप उसको करते हैं तो मैं समझता हूं अच्छा आपका हो सकता है। बहुत छोटा सा चैप्टर लीगल मेट्रोलॉजी, पावर और फंक्शंस क्या है डायरेक्टर के, इसको तो आप सबसे लास्ट में रखिएगा, बहुत आसान। पावर फंक्शन डायरेक्टर कंट्रोल और लीगल मेट्रोलॉजी ऑफिसर, स्टैंडर्ड वेट्स और मेजरमेंट के कुछ प्रोविजंस, प्री पैक कमोडिटी जो पैक्ड आती है जैसे वाटर बॉटल या कोई जूस उसके लिए प्रोविजंस, प्रोहिबिशंस क्या है, मैन्युफैक्चरर सेल रिपेयर विदाउट लाइसेंस उनको प्रोहिबिशंस हैं। अगर आपने नॉन स्टैंडर्ड वेट की कोई चीज भेजी तो हम उसको फोरफीट भी कर सकते हैं। कितने टाइप की एसेंशियल कमोडिटीज होती हैं जो डेली यूसेज में होती है, टी हो रही है, बहुत सारी चीजें। लास्ट इज कॉल्ड रेरा। रेरा इस ये तो अभी जो सबसे ज्यादा बूम पे सेक्टर चल रहा है विच इज कॉल्ड द रियल एस्टेट। प्रमोटर कौन होता है, कौन एक्सक्लूडेड है, कारपेट एरिया में क्या क्या चीजें आप एक्सक्लूड, कारपेट एरिया मतलब एक्चुअल लिविंग एरिया, आप उसको क्या करेंगे। डॉक्यूमेंट्स एक जनरल रीडिंग दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस इसके अंदर आएगी। और क्या है इसके अंदर, एक्सटेंशन और रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन, कब हम रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर सकते हैं और कब हम उसको बेटा रिवोक कर सकते हैं, टेकन बैक कब इसको वापस लिया जा सकता है। फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर, क्या फंक्शंस है और क्या ड्यूटीज है, अगेन इजी पॉइंट। ट्रिब्यूनल और इट्स पावर, और आपको पता है ट्रिब्यूनल में किसकी पावर होती है, सिविल कोर्ट की। सिविल कोर्ट अगेन एविडेंस को इकट्ठा करना, ये सारी चीजें। पनिशमेंट कौन सी कहलाएगी, और जो रियल एस्टेट के अलॉटीज होते हैं उनके राइट्स क्या हैं। चलिए मैंने कोशिश करी है कि मैं छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में, प्रोबेबली मुझे टाइम तो नहीं पता, 15 20 25 मिनट्स वट एवर टाइम आई हैव टेकन, कि मैं आपका जल्दी से जल्दी कराऊं सो दैट आपका टाइम क्रूशियल है और आप उसको अच्छे से डेप्थ में पढ़ें। मैंने बीच बीच में कोशिश करी आपको प्रोविजंस और आपको कनेक्टिंग लॉज बताने की, बट और डेप्थ में आप इन टॉपिक्स के बाद उनको मॉड्यूल से, इधर आपकी बुक, आपके पर्सनल नोट्स से आप अच्छे से पढ़ेंगे। आपकी एग्जाम में आपके बहुत अच्छे नंबर आए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ थैंक यू सो मच।